नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था किस तरह से हम लंबे टाइम तक अगर कंपनीज को होल्ड करते हैं, अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर पाते हैं, पेशेंसली उस पर होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमें एक लार्ज वेल्थ अकोमुलेशन हो सकती है जो कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से ज़्यादा है। हमने ये सारा कंपैरिजन किया था और हमने ये नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा वेल्थ एक्युमुलेशन हो रही है बोनस इशू से। मतलब जो कंपनी बोनस इशू कर रही है वो ही लार्ज वेल्थ क्रिएट कर पा रही है। अब बोनस इशू कंपनी क्यों करती है, कैसे करती है और हम कैसे बोनस इशू करने वाली कंपनी को फाइंड आउट कर पाएं, ये जरूरी है। तभी हम लंबे समय तक, जब तक हमें हमारी वो एक्युमुलेशन होगी, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। हमने जैसे टीसीएस का एग्जांपल लिया था। टीसीएस में 2018 में लास्ट बोनस आया था, 1:1 बोनस था। तब रेट 3500 था, आज भी 36-3700 के बीच में चल रहा है। अगर आपने वो शेयर लिए थे और टीसीएस ने बोनस ना दिया होता तो कोई रिटर्न नहीं आई लास्ट 6 ईयर्स में। बट बोनस से क्या हुआ, हमें हमारे शेयर डबल हो गए और वो प्राइस वहीं का वहीं वापस आ गया एक्स बोनस होकर। तो भी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन डबल हुआ है। ऐसे ही इन्फोसिस में हुआ और ऐसे ही विप्रो में हुआ। विप्रो ने तो 2017 से अब तक 2 बोनस दिए। मैं बात कर रहा हूं कि आईटी सेक्टर पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा है। कोविड से पहले से आईटी में स्लो डाउन था। आईटी की कंपनियों ने बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दी। बट आपने आईटी सेक्टर के अगर सॉरी शेयर लिए हुए थे और अगर उन्होंने बोनस दिया है तो आपको 100% की रिटर्न तब भी मिली है। जबकि बहुत स्लो ग्रोथ रही है आईटी कंपनीज की लास्ट 5-6 ईयर्स में, बट बोनस से हुआ है। सेम इन्फोसिस में हुआ है, सेम विप्रो में हुआ है। अब बोनस शेयर क्या होता है, मैं बड़ा बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलूंगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज बोनस शेयर और कंपनी क्यों इशू करती है, उससे हमें क्या फायदा होता है। आओ देखते हैं एक बार। देखो, बोनस शेयर, बोनस वर्ड का मीनिंग आते ही क्या आ जाता है, समथिंग फ्री। एडवर्टीजमेंट में हम देखते हैं गेट बाय वन गेट वन फ्री। बोनस जो जॉब में हैं उनको ईयरली बोनस मिलता है, दिवाली के टाइम पर मोस्टली मिलता है। अब बोनस कौन पे कर रहा है? बोनस एक तो कैश में हो रहा है और एक शेयर्स के फॉर्म में हो रहा है। ये रुपीस की फॉर्म में तो जो एक जॉब में लोग होते हैं उनको होता है, शेयर्स की फॉर्म में होता है कंपनी देती है और कंपनी फ्री में शेयर देती है, हमसे पैसे नहीं लेते। ये भी बड़ा बेसिक सा है, आप जानते होंगे। तो ये हमें फ्री मिले तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, तभी दे रही है। अब वो कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं, मान लो हम अगर जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो कंपनी हमें सैलरी दे रही है और हमें फेस्टिवल पर बोनस दे रही है, और वो भी अगर प्रॉफिटेबल होगी तभी दे पाएगी। ऐसे ही अगर हम किसी कंपनी में शेयर्स लेकर बैठे हैं तो कंपनी हमें क्या देती है वापस? कंपनी एक तो देती है डिविडेंड। डिविडेंड कैश होता है इन रुपीस फॉर्म, या कंपनी हमें बोनस दे सकती है। बोनस होगा शेयर्स की फॉर्म में। यह भी हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है और यह भी प्रॉफिट का हिस्सा है, शेयर है। बट बोनस इशू कौन सी कंपनी कर पाती होगी? और जो कंपनी बोनस इशू कर सकती है, अगर हम उसको फाइंड आउट करना सीख लें तो हम ऐसी कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, नए शेयर्स लेंगे और हम वेट कर सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये बोनस दे सकती है। तो एक तो हमें बोनस हिस्ट्री चेक करनी बहुत जरूरी है कि वो कंपनी दे रही है या नहीं दे रही। अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल फॉर्म में। आपने मान लो ये बैलेंस शीट कंपनी की है, एक कंपनी की कैपिटल है 10 करोड़। उस कैपिटल में एक तो होती है ऑन कैपिटल जिसको हम शेयर्स बोल देते हैं, एक हो जाता है डेट जिसको हम लोन बोल देते हैं। मान लो 5 करोड़ लोन भी है।
कंपनी ने इस दोनों पैसे से क्या किया होगा? असेट्स खरीदी होंगी, बिजनेस कर रही है कंपनी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप भी अगर बिजनेसमैन हो तो कैपिटल आपकी अपनी है या आपने लोन ले रखा है या दोनों है आपके पास, और आप उससे पहले सबसे पहले क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस खरीदोगे, प्लांट एंड मशीनरी लगाओगे, यहां पर खर्चा होगा आपका। कुछ आप कैश रख सकते हो अपने पास, कैश हो जाएगा आपके पास। अब जब, या बैंक में आ जाएगा। अब जब हम इससे बिजनेस करेंगे, यहां से जब बिजनेस होगा हमारा, तो बिजनेस से प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट कहां पर आएगा? बैंक में आएगा। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है, आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, ऑल द सैलरीज, ऑल द एक्सपेंसेस, इस पैसे को डिविडेंड की फॉर्म में हमें दे दे। डिविडेंड किसको मिलेगा? ये ऑनर्स को ही मिलेगा ना, जो शेयर होल्डर है, जिनके पास शेयर्स हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। बट डिविडेंड बांटने से क्या होता है? कंपनी का कैश आउटफ्लो हो गया, पैसा चला गया, वो वापस नहीं आएगा। कंपनी ने हमें डिविडेंड दे दिया तो हमें वापस नहीं मिलेगा। बट कंपनी अगर इस पैसे को ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो कहां पर उसको ट्रांसफर करेगी? एक कंपनी का रिजर्व अकाउंट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें ट्रांसफर कर देगी। अब मान लो कंपनी ने 1 करोड़ रुपया कमाया था, 1 करोड़ यहां रख दिया, वो आइडल पड़ा, डिविडेंड बांटती तो हमारे पास आ जाता। तो कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, कुछ अपने पास रख लेती हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। तो हमेशा कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर रहे हो तो पहले तो रिजर्व्स देखो कि कंपनी के पास है या नहीं। दूसरा, डेट देखो है या नहीं, क्योंकि कंपनी के पास जब रिजर्व्स बढ़ रहे होंगे तो पहले तो डेट उतारने की कोशिश होगी। और जो कंपनी के पास डेट नहीं है, अब प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है, वो डिविडेंड बांटती जाए, देती जाए। बट अचानक से कभी अगर कोई स्लो डाउन आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो शेयर होल्डर से वापस तो मांग नहीं सकते। तो कंपनी कुछ पैसा ट्रांसफर करती है और कुछ अपने पास रख लेती है। जैसे मैं अब इसको और थोड़ा सा फेयर कर देता हूं। यहां पर शेयर्स हैं सपोज 10 करोड़ के, और यहां पर कंपनी के पास बैंक में प्रॉफिट पड़ा है 1 करोड़ का। ये 10 करोड़ के शेयर्स हैं। तो कंपनी, ये एक्चुअल में तो पैसा इस शेयर होल्डर का ही है। कंपनी इसको या तो यहां रिजर्व एंड सरप्लस में रख रही है, अब या तो इसको डिविडेंड में दे दे, हमने देखा, या वो शेयर्स इशू कर दे। अब जब वो शेयर्स इशू करेगी तो अल्टीमेटली किसको करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही करेगी। तो क्या होगा? यहां पर कैपिटल बढ़ जाएगी। अब मान लो 1 करोड़ के शेयर और इशू कर दिए, तो यहां पर प्लस 1 करोड़ इज इक्वल टू कैपिटल कितने की हो गई? 11 करोड़ की। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो बोनस का एक दूसरा नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, कि जो कंपनी के पास यहां पर सरप्लस पैसा पड़ा होता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, तो या तो डेट पे कर दे, या डिविडेंड की फॉर्म में दे दे, या उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। अब शेयर्स में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होगा कि शेयर होल्डर को एक रिवार्ड मिल गया, फ्री में शेयर मिल गए, बट पैसा तो अभी भी बैंक में ही पड़ा है। वो उसका क्या करेगी कंपनी? ऑब्वियसली वो कोई ना कोई नया प्लांट लगाएगी, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी, और जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करेगी तो क्या होगा? वो पैसा कमाएगी तो अल्टीमेटली आपके पास ही तो आना है। अब मान लो कि कोई कंपनी की शेयर कैपिटल पहले 10 करोड़ थी, कंपनी ने इसमें बोनस शेयर और दे दिए सपोज 10 करोड़ के, तो ये 20 करोड़ के हो गए। अब एक मिस्टर ए है शेयर होल्डर, उनके पास 100 शेयर्स थे, प्लस उनको 100 बोनस में मिल गए। उन्होंने हो सकता है ये एट द रेट 10 लिए थे और ये एट द रेट 0 हो गया, तो उनके पास शेयर तो 200 हो गए। अब कंपनी जब इस पैसे को यूज करेगी आगे, ऑब्वियसली किसी बिजनेस में यूज करेगी या डेट उतारेगी। जब ये ऐसा करेगी तो फायदा तो शेयर होल्डर का ही हो रहा है। तो आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि गवर्नमेंट कंपनियां बोनस कम देती हैं, पीएसयूज जो हैं, दूसरी कंपनियां ज्यादा देती हैं। उसका भी एक कारण है, गवर्नमेंट जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है उसमें फेस वैल्यू के बेस पे,
और वो कई सालों से पड़ी हुई है। अब मेजर शेयर होल्डर भी उन कंपनियों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होती है। लेट्स से LIC, मैं LIC की बात करूं तो 97% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर है और 3% पब्लिक के पास है, और गवर्नमेंट ही प्रमोटर है। और उसने तो यहां पर शेयर एट द रेट 10 रुपये के लिए हुए होंगे, जो पब्लिक इशू उन्होंने 800 का दिया। तो जब ये गवर्नमेंट के पास शेयर हैं तो ये LIC जब कमाएगी तो वो अगर कैश में देगी तो वो प्रमोटर के पास जाएगा ना, गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट का इनफ्लो बढ़ता है, फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना आसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट और PSU कंपनीज बोनस कम देती हैं, ये दूसरी कंपनियां ज्यादा देती हैं। उसका कारण है कि गवर्नमेंट कहती है कि मुझे शेयर लेके क्या करना है, शेयर तो मेरे ऑलरेडी सारे मेरे पास है, या मेजर होल्डिंग मेरे पास है, और वो तो बहुत सस्ते रेट के हैं। और गवर्नमेंट अगर शेयर बोनस शेयर ले भी लेगी तो गवर्नमेंट बेचती तो है नहीं बार बार, हमारी तरह ट्रेडिंग तो करती नहीं है। तो गवर्नमेंट को अट्रैक्टिव लगता है भाई पैसा मिल जाए, इसीलिए PSU में बहुत ज्यादा बोनस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये दूसरी पब्लिक कंपनियों में ही मिलेंगे। जो गवर्नमेंट होल्डिंग वाली कंपनी है वहां पर बोनस के चांस कम हो जाते हैं। मिलते हैं, ONGC ने भी दिया है, BHEL ने भी दिया है, बट बहुत कम आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को लालच होता है कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। वो मिलेगा तो गवर्नमेंट का इनकम में ऐड होगा, फिजिकल डेफिसिट मेंटेन होगा। मैं आपको एक RBI का एग्जांपल देता हूं। RBI इज अ कंपनी, इसकी शेयर कैपिटल है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है ले लेती है। अभी पीछे भी आया था कि 4,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे डिविडेंड लेती है RBI। RBI कमा रहा है, RBI किससे कमा रहा है? बैंकों से कमा रहा है। RBI T-बिल इशू करता है, डेटेड सिक्योरिटीज इशू करता है, बैंकों के साथ लैंडिंग करता है, रेपो रेट, CRR आप देखते हो। तो RBI भी बहुत कैश रिच कंपनी है, तो RBI को गवर्नमेंट लिस्ट नहीं कर रही। ऐसे ही LIC में 100% गवर्नमेंट के पास था, जिसमें से गवर्नमेंट ने 3% पब्लिक को दे दिया, और ये सारा पैसा गवर्नमेंट की जेब में गया। दैट वाज ऑफर फॉर सेल। मैं इसकी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जल्दी से कि LIC का पब्लिक इशू फ्लॉप क्यों हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि बोनस वो कंपनी देगी जिसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, और वो या तो उसको लोन्स पे करे, या डिविडेंड बांट दे, या वो उसको बिजनेस एक्सपेंशन पे लगा दे। अब मैंने आपको विप्रो की टेबल दिखाई थी। विप्रो हर 2-3 साल बाद बिजनेस बोनस कैसे देता जा रहा था? उसका कारण था कि यहां पर शेयर होल्डिंग प्रमोटर की उस टाइम पर अराउंड 90% थी, सारे शेयर ही प्रमोटर के पास थे, और जितनी ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगी उतनी ज्यादा बेटर है कंपनी। रीजन कि यहां पर प्रमोटर अपनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखेगा, उसको स्टेक चाहिए वहां पर, वो डिविडेंड की उसको जरूरत नहीं है। प्रमोटर को वैसे ही सैलरी मिल रही है, डायरेक्टर है वो, तो उसको डिविडेंड का लालच नहीं होता, उसको लालच होता है उसकी वेल्थ क्रिएशन हो, जैसे मुकेश अंबानी। बट छोटी कैपिटल वाली कंपनियां ज्यादा जल्दी इजीली बोनस दे देती हैं, बड़ी वाली कम दे पाती हैं। तो बोनस का एक पर्पस तो ये होता है टू एक्सपेंड, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। दूसरा, शेयर होल्डर को रिवार्ड किया जाए, इससे गुडविल बढ़ती है, कंपनी की इमेज बढ़ती है। थर्ड फायदा होता है कि कंपनी की PE रेशो डाउन हो जाती है, अर्निंग पर शेयर डाउन हो जाती है। वो कैसे होती होगी? देखो, इससे क्या होता है, शेयर प्राइस कम हो जाता है। शेयर प्राइस कम होता है तो जब, जैसे मान लो अगर TCS का 3500 का एक शेयर चल रहा है, तो छोटा इन्वेस्टर यहां पर नहीं आ पाता, तो वो अगर 1:1 बोनस दे देगी तो ये हाफ रह जाएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेट उसी प्रोपोर्शन में शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो शेयर होल्डर को एकदम से बेनिफिट नहीं मिलता, बट शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलता है लॉन्ग रन में, क्योंकि पहले उसके बाद शेयर होल्डिंग थी वो डबल हो गई। अब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको वो डबल पर मिलेगा, उसका स्टेक डबल हो गया। बट शेयर प्राइस कम करने के लिए भी करती हैं कंपनियां। मतलब पहला रीजन हो गया टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर, सेकेंड रीजन हो गया टू एक्सपेंड बिजनेस, यूटिलाइज द मनी, थर्ड टू रिड्यूस द प्राइस कम हो जाएगा। और अर्निंग पर शेयर EPS आपने अगर सुनी है कि नहीं तो फिर फंडामेंटल पे भी मुझे वीडियो लानी पड़ेगी। अर्निंग पर शेयर PE रेशो बहुत फेमस है, जिससे हम चेक करते हैं कि वो कंपनी का प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं।
अर्निंग पर शेयर होती है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब फॉर एग्जांपल एक एबीसी लिमिटेड है, इसके 1 करोड़ शेयर्स हैं एट द रेट 10 वाले, तो 10 करोड़ की कैपिटल है और सपोज इसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आ गया 30 करोड़, थोड़ा कम कर देते हैं 3 करोड़, इसने 3 करोड़ रुपए कमाए। तो ये 3 करोड़ को हम डिवाइड किससे कर दें, 1 करोड़ शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगी ₹3 पर शेयर। मतलब ये कंपनी हर एक शेयर पर 3 रुपये कमा रही है। बट जब बोनस आया, अब देखना नेट प्रॉफिट तो बोनस आने के बाद नहीं बढ़ेगा, अभी बिजनेस तो वही चल रहा है, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 + 1 = 2 करोड़। तो जब हम अर्निंग पर शेयर निकाले जाएंगे तो 3 करोड़ को डिवाइड करेंगे जब हम 2 करोड़ शेयर से, तो ये रह जाएगी 1.5। इसका इफेक्ट आएगा पीई रेशो पे, पीई रेशो भी डाउन आ जाएगी। और चिंता मत करो, अगर ये नहीं आती तो मैं इसकी बहुत जल्दी आपको वीडियो दे दूंगा, इस पे भी पूरा डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीई रेशो। ये भी इन्वेस्टर बहुत सुनते रहते हैं बट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि मैं अभी इसको पीई रेशो को नहीं छेड़ रहा। पीई रेशो सिर्फ इतना बता देता हूं कि कंपनी अपने शेयर पर कितना कमा रही है। जो इस टाइम कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो अर्निंग पर शेयर से कितनी दूर चल रहा है, या कंपनी की जो वैल्यू है उससे कितनी दूर चल रहा है। तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, जल्दबाजी में नहीं समझते। आज अर्निंग पर शेयर पे आप ध्यान दो, अर्निंग पर शेयर कम होगी तो पीई अपने आप ही डाउन होगी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पर ही पीई निकलती है। तो अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉफिट कंपनी ने डिविडेंड ना देकर अपने पास रख लिया, और वो जितना शेयर इशू करती है उतना वो ट्रांसफर कर देती है रिजर्व्स में। जब वो रिजर्व में चला गया तो कैपिटल में चला गया, कैपिटल में चला गया तो वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए आ गया, कंपनी उसको बिजनेस एक्सपेंशन में यूज करेगी, बट उसका फायदा लॉन्ग रन में ही मिलेगा। इमीडिएटली शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, हमें लगेगा हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बट मैंने आपको टेबल दिखा दी, जिसने लंबे टाइम के लिए शेयर रखे, बोनस मिला, रखकर बैठा रहा, गाड़ी चलती रही, करोड़ों अरबों रुपए की दुनिया में वो पहुंचता रहा। रिलायंस का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। रिलायंस का मैंने एक सेकंड मैंने नोटिंग भी की थी कहीं, रिलायंस का शेयर 2017 में 1:1 बोनस आया था, 800 रुपये रेट था तब, सॉरी 1500 रुपये। अब अगर आपने 100 शेयर 1500 के ले लिए तो 1,50,000 के ले लिए। 2024 में आपके पास अब 200 शेयर्स हैं, प्लस 100 आपको फ्री मिल गए 0 पे। आपकी कॉस्ट क्या है, 150। आज रेट क्या है, 2600, 5,20,000 का प्राइस है या नहीं। कितने 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स रिलायंस जैसी कंपनी ने किया है। और हम रिलायंस नहीं लेते क्योंकि वो बोरिंग लगता है, रोज रोज बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होता। बट आप देखो बोनस का इफेक्ट क्या है। हो सकता है 1500 वाला शेयर 2600 हुआ है, आपको लगेगा कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, इसको चार्ट पे देखोगे तो अलग दिखाता है वो, बट मैं अदरवाइज आपको बता रहा हूं कि 1500 वाला शेयर अगर 2600 हुआ है तो परसेंटेज गेन कुछ नहीं नजर आ रही। बट आप वैल्यू में देखो कि आपके पास 100 शेयर थे, 100 फ्री मिल गए, टोटल 200 हो गए, और 1,50,000 की वैल्यू हो गई 5,20,000। मतलब 100 शेयर्स के लिए आपने 1,50,000 दिया, प्लस आपको 100 0 पर और मिल गए, तो 200 शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,50,000 और इसका करंट मार्केट प्राइस 2600, वैल्यू है 5,20,000। मतलब 1.5 लाख रुपया आपका 5,20,000 हुआ 2017 से लेकर 2024 तक। 6 या 7 ईयर्स में कोई भी एफडी ने 3 टाइम नहीं दिया, और देखने में हमें लगता है रिलायंस तो चलता नहीं। रिलायंस का आप मान के चलो नेचर ही यही है, कई सालों तक सोता रहता है, फिर इकट्ठा 400-500 रुपए खींच देता है। और नंबर 1 कंपनी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, टैक्स पेइंग कंपनी है। डेली का कितना कमाती है उस पर भी बात करूं तो आप सुन के हैरान हो जाओगे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इसकी। हम जितनी देर में ये वीडियो देख रहे हैं ना, उतनी देर में वो करोड़ों रुपए कमा चुकी होती है। रिलायंस की ये प्रॉफिटेबिलिटी है। अराउंड
चलो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, आज इसको समझो, नेक्स्ट पार्ट उसका फिर अलग से वैल्यूएशन पार्ट करेंगे हम। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू कंसेप्ट के साथ। आज बोनस इशू की बात की है, फिर चूज करेंगे कि हाउ टू फाइंड बोनस कैंडिडेट कंपनीज, कौन सी कंपनी बोनस देने के चांसेस ज्यादा है, उस पर वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।